जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ज्ञान बिंदु जीएस पब्लिकेशन के द्वारा जो डेली टेस्ट सीरीज चलाई जाती है, इसे हम लोग कवर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। उसी में आज हम लोग कवर करेंगे इंडियन इकोनॉमिक्स का पोर्शन, जिसमें कुल 50 क्वेश्चन रहेंगे। 25 क्वेश्चन रहेंगे इकोनॉमिक्स के और 25 क्वेश्चन रहेंगे करंट अफेयर्स के। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। इसका PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम में पेड ग्रुप में ज्वाइन होना पड़ेगा। इसका चार्ज है मात्र 11 रुपये। 11 रुपये पे करके आप उस ग्रुप में जुड़ सकते हैं। इसमें आपको इसका PDF मिलेगा और इसके साथ ही साथ आपको जो सर के द्वारा पढ़ाया जाता है और उसका जो मैं नोट बनाता हूँ उसका PDF आपको मिलेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समष्टि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत नहीं आता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक समष्टि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत नहीं आता? तो देखिए, सबसे पहले जानना जरूरी ये है कि अर्थव्यवस्था को 2 भागों में बांटा गया। अर्थव्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में, जिसमें से एक है समष्टि अर्थव्यवस्था और एक है व्यष्टि अर्थव्यवस्था। क्या है? व्यष्टि अर्थव्यवस्था। ठीक है, और इसे 2 भागों में कौन बांटा है? तो उसका नाम है रैगनर फीस। क्या नाम है? रैगनर फीस। अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं या फिर आपको जो नोट मिलेगा पेड ग्रुप में वहाँ पे आप देख सकते हैं। नोट में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, तो बोल रहा है कि एक होता है समष्टि अर्थव्यवस्था और एक होता है व्यष्टि अर्थव्यवस्था। तो समष्टि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो है संपूर्ण अर्थव्यवस्था आता है। समष्टि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत संपूर्ण अर्थव्यवस्था आता है और व्यष्टि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत व्यक्तिगत स्तर की अर्थव्यवस्था आता है। व्यक्तिगत कहने का और संपूर्ण कहने का अर्थ ये है, जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं, जैसे कार का उदाहरण लें। किसका? कोई भी कार का उदाहरण लेते हैं तो हम लोग डायरेक्ट बोलेंगे कि कार की जो मूल्य है उसमें बढ़ोतरी हो रही है, तो वो आ गया समष्टि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत। लेकिन हम ये बोलेंगे कि टाटा के जितने कार हैं, मतलब एक व्यक्तिगत कंपनी को ले लेंगे तो टाटा के जितने कार हैं उसके मूल्य में जो है बढ़ोतरी हो रही है, तो वो आ जाएगा व्यष्टि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत। ठीक है, तो अब चलिए क्वेश्चन की तरफ। समष्टि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत नहीं आता है, मतलब व्यष्टि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता होगा। ठीक है, तो राजकोषीय नीति देखिए, मैंने क्या बोला कि समष्टि अर्थव्यवस्था का मतलब है कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था। जब भी राजकोषीय नीति में किसी प्रकार का घाटा होगा तो संपूर्ण देश पर असर पड़ेगा उसका। किस पर? संपूर्ण देश, पूरे भारत पर उसका असर पड़ेगा। इसका मतलब ये जो है समष्टि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। सरकारी बजट, अगर बजट जो पेश किया जाता है संसद में, तो उसमें अगर किसी प्रकार की कोई चीज़ चेंजिंग होती है, कुछ भी होती है, तो उसका भी असर जो है संपूर्ण देश पर पड़ेगा। इसका मतलब ये भी समष्टि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। कीमत सिद्धांत, जैसे कि कीमत सिद्धांत जो है इसमें क्या होता है, टाटा अपनी जो है गाड़ी उसकी कीमत को बढ़ा रहा है। इसका मतलब टाटा पर्सनली अपनी गाड़ी को बढ़ा रहा है। ये हम नहीं कह सकते कि संपूर्ण जितने भी मार्केट में जितने भी कार हैं सभी का दाम एक साथ बढ़ा, कोई एक व्यक्ति नहीं बढ़ा सकता है। अगर टाटा को बढ़ाना है तो टाटा अपना ही गाड़ी का सिर्फ दाम बढ़ा सकता है या घटा सकता है। तो इसका आंसर जो है व्यष्टि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत कीमत सिद्धांत आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लेन देन अथवा मध्य राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है? तो ऑप्शन दिया है जमीन बिक्री से प्राप्त राशि, बिल्कुल गलत। देखिए, सबसे पहली बात ये जान लीजिए कि राष्ट्रीय आय में वस्तु एवं सेवा से जो कर प्राप्ति होता है या फिर सेवा के मूल्य जो शामिल किए जाते हैं, सिर्फ राष्ट्रीय आय में शामिल होता है। वस्तु एवं सेवा के मूल्य ही राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। तो दलाल का कमीशन है इसका, ये देखिए वस्तु और इसका कमीशन, ये बीच का जो पैसा है उसे शामिल नहीं किया जाएगा। ठीक है, जमीन बिक्री से जो प्राप्त राशि होगा उसे शामिल नहीं किया, क्योंकि एक व्यक्ति से पैसा लेके सिर्फ दूसरे व्यक्ति में जा रहा है, जमीन तो वही है, इसमें भी इसे भी शामिल नहीं किया जाए। गृहिणियों द्वारा आपूर्ति की जाने वाली सेवाएं ये भी शामिल नहीं होगी। और अप्रत्यक्ष कर जो है, ऐसे GST आपको पता है कि अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आता है। और अभी मैंने आपको बताया कि राष्ट्रीय आय में केवल वस्तु एवं सेवा के मूल्य को शामिल किया जाता है, इसलिए आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी होगा। मैंने पूरा वीडियो बना दिया था लेकिन वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुआ, जिसकी वजह से फिर से वीडियो बनाना पड़ रहा है। बताइए। नेक्स्ट है, सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें 3 फॉर्मूला आपको ध्यान रखना होगा, मैं एक बार बोल देता हूँ, अच्छे से सुन लीजिएगा। और फिर नोट जो है ना, जो नोट पेड ग्रुप में दिया जा रहा है उसमें तो मिल ही जाएगा, उसमें पूरा लिखा हुआ है। पहला फॉर्मूला है सकल, मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ, सकल राष्ट्रीय उत्पाद ले लीजिए। तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्यह्रास बराबर हो जाएगा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। दूसरा फॉर्मूला है घरेलू उत्पाद प्लस विदेशों से प्राप्त अंतिम आय बराबर हो जाएगा राष्ट्रीय उत्पाद। और तीसरा फॉर्मूला है इसमें बाजार कीमत में से अगर शुद्ध और अप्रत्यक्ष कर घटा देते हैं तो साधन कीमत प्राप्त हो जाएगा।
साधन लागत प्राप्त हो जाएगा। तो इस अनुसार इसका आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर जी। इसमें क्या है कि जीडीपी एमपी दिया हुआ है यानी मार्केट प्राइस, तो मार्केट प्राइस में जो है शुद्ध अप्रत्यक्ष कर अगर हम घटा देते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, फैक्टर कॉस्ट प्राप्त हो जाएगा, मतलब साधन लागत प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अर्थशास्त्री के दृष्टिकोण से समाजवादी अर्थव्यवस्था एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था नहीं होता है। बिल्कुल सही है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था जो है एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? ये इसलिए नहीं हो सकता है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था जो है वो सरकार के अंतर्गत चलती है। अगर जो चीज़ सरकार के अंतर्गत चलेगी उसमें कोई भी निजी व्यक्ति या फिर प्राइवेट कंपनी या प्राइवेट सेक्टर उसमें अपना मूल्य निर्धारण नहीं कर सकती, अपने हिसाब से नहीं चलती है। तो इसका मतलब है कि वो स्वतंत्र अर्थव्यवस्था नहीं है। लेकिन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो है वह एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था होती है। वो इसलिए होती है कि जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है उसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति कोई भी फैक्ट्री या कोई भी चीज़ खोल सकता है और उसमें जो उत्पादन करेगा उसका वो मूल्य खुद ही निर्धारित कर सकता है। तो इसका आंसर जो है 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट है, अर्थव्यवस्था में सृजित लाभ के निम्नलिखित में से कौन सा घटक है? तो सृजित लाभ के घटक पूछ रहे हैं, तो लाभ अंश, लाभ का जो अंश होगा वो तो है ही, और वितरित लाभ, जो वितरित लाभ हुआ है उसे वितरित नहीं किया गया वो भी अंश है इसका, और फिर निगम लाभ कर ये भी है। इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा, क्षेत्रक दृष्टिकोण जो आर्थिक विकास की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक क्षेत्रों के बीच संबंध बताता है, किसने प्रतिपादित किया? तो इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए। क्षेत्रक दृष्टिकोण कहीं कहीं दिया रहता है कि क्षेत्रक दृष्टिकोण की अवधारणा किसके द्वारा दिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा फिशर एवं क्लार्क। किसके द्वारा? फिशर एवं क्लार्क। अच्छा, इसके द्वारा क्या दिया गया है इसे भी जानना बहुत ही जरूरी है। आपको जानकारी है कि प्राथमिक अर्थव्यवस्था यानी प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र होता है। तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि आता है। तो इनका कहना है, यानी फिशर एवं क्लार्क का कहना है, अगर आपको प्राथमिक क्षेत्र को मजबूत करना है तो उससे पहले आप द्वितीयक क्षेत्र को मजबूत कीजिए। द्वितीयक क्षेत्र में उद्योग आता है जो फैक्ट्री उक्ट्री के लगते हैं, और फिर उनका कहना है अगर आपको द्वितीयक क्षेत्र को मजबूत करना है तो उससे भी पहले आप तृतीयक क्षेत्र को मजबूत कीजिए, यानी सेवा कर को, यानी सेवा क्षेत्र जो है उसे मजबूत कीजिए, और सेवा या शिक्षा जो भी बोलिए इन्हें मजबूत कीजिए। तो इनका सीधा सीधा कहना ये है कि अगर आप तृतीयक क्षेत्र को मजबूत करते हैं तो द्वितीयक क्षेत्र और प्राथमिक क्षेत्र ये दोनों जो है खुद ब खुद मजबूत हो जाएंगे। इसका आंसर आपको पता चल गया, फिशर एवं क्लार्क। पंचवर्षीय योजना के इतिहास में योजना अवकाश की अवधि जो 1966 से 69, 1978 से 80 और 1990 से 92, इनमें से सभी हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं योजना अवकाश का एक दूसरा नाम है वार्षिक योजना। क्या नाम है? वार्षिक योजना। नीति आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कौन सा सही है ये बताना है। ठीक है, बता रहे हैं। नीति आयोग की प्रकृति स्वरूप विकेंद्रीकृत। हाँ, नीति आयोग जो है वो प्रकृति स्वरूप विकेंद्रीकृत है, लेकिन योजना आयोग जो है वो केंद्रीकृत था, लेकिन नीति आयोग विकेंद्रीकृत है। नेक्स्ट है, ये सही हो गया। नेक्स्ट है, नीति आयोग में केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकार की नीति निर्माण एवं क्रियान्वयन में हिस्सा लेते हैं। हाँ, बिल्कुल सही है। नीति आयोग में केंद्र सरकार और सभी राज्यों की सरकारें नीति निर्माण एवं क्रियान्वयन में हिस्सा लेती है, ये भी सही है। नेक्स्ट, नीति आयोग में योजनाओं एवं नीतियों के निर्माण में विश्वविद्यालयों एवं शोध संस्थाओं के विशेषज्ञ को भी शामिल किया जाता है। बिल्कुल सही है, 1 2 3 तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आवास योजना यानी ग्रामीण के तहत केंद्र और राज्य सरकारों के बीच इकाई यानी आवास सहायता लागत का वहन किस अनुपात में किया जाता है? तो प्रधानमंत्री आवास योजना जो दिया जाता है उसके अंतर्गत 60% केंद्र के द्वारा और 40% जो है वो राज्य के द्वारा। इसका मतलब है कि इसका रेशियो 60:40 में रहता है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं इसके अलावा कुछ पॉइंट और है वो जान लीजिए। पूर्वोत्तर राज्य हो गया, जो भी पूर्वोत्तर के जितने भी राज्य हैं वो, तथा उत्तराखंड हो गया, उसके बाद हिमाचल प्रदेश हो गया और जम्मू कश्मीर हो गया। इन सभी राज्यों में जो है केंद्र का 90% और राज्य का मात्र 10% हिस्सा होता है प्रधानमंत्री आवास योजना में। ठीक है, ऐसे तो नॉर्मल क्षेत्र में 1,20,000 रुपया दिया जाता है, और लेकिन पहाड़ी क्षेत्र जो होते हैं वहाँ पे 1,30,000 रुपया दिया जाता है। चलिए आगे, निम्नलिखित युग्मों में विचार कीजिए। कॉफ़ी बोर्ड बेंगलुरु कर्नाटक सही है, रबर बोर्ड कोट्टायम केरल सही है, तंबाकू बोर्ड गुंटूर आंध्र प्रदेश सही है, मसाला बोर्ड कोची केरल सही है, राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड पणजी नहीं, राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड जो है वो हैदराबाद में कहाँ है? हैदराबाद में, और हैदराबाद वर्तमान में कहाँ है? तेलंगाना में। तो इसका आंसर 1 2 3 4 सही है, बाकी 5वां जो है वो गलत है। महात्मा गांधी के चित्र वाले नोट सर्वप्रथम आरबीआई ने कब जारी किया? इसके बारे में डिटेल में जान लीजिए। सबसे पहले जान लीजिए कि पत्र मुद्रा जो है वो कब से जारी हुआ। पत्र मुद्रा कब से जारी हुआ? वो जारी हुआ 1861 से। कब से जारी हुआ? 1861 में प्रथम बार।
ठीक है। आगे अब बात कर लेते हैं कि पत्र मुद्रा जो है आरबीआई के द्वारा कब जारी किया गया। तो पत्र मुद्रा जो है आरबीआई के द्वारा 1935 में पहली बार जब उसका स्थापना हुआ था तो उस समय जारी किया गया था। लेकिन उस समय जो है 1935 के आसपास में ब्रिटेन में जॉर्ज पंचम का शासनकाल चल रहा था। तो उस समय पत्र मुद्रा यानी नोट पे जॉर्ज पंचम की तस्वीर रहती थी। किनकी? जॉर्ज पंचम की। और कुछ दिनों बाद फिर जॉर्ज सिक्स यानी सिस्टम की आई बारी। तो फिर कुछ दिनों बाद नोट पे जॉर्ज सिस्टम की फ़ोटो आने लगी। 1947 तक ऐसे ही चलता रहा। लेकिन जब देश आज़ाद हो गया तो 1947 से लेके 1987 तक 1947 से लेके 1987 तो नहीं बोल सकते एग्जैक्ट, इसलिए नहीं बोल सकते हैं, वो मैं आगे बताता हूँ। लेकिन 1947 से लेके आगे जो है अशोक स्तंभ था। नोट पे क्या था? अशोक स्तंभ था 1947 से आगे। और 1987 में प्रथम बार, इसका आंसर होगा 1987 में प्रथम बार मात्र एक ही नोट जो 500 के नोट थे उस पर महात्मा गांधी का फोटो आ गया था। कब? 1987 में। और 1996 से, कब से? 1996 से सभी नोटों पे महात्मा गांधी का फोटो आ गया था। तो इसका आंसर 1987 हो जाएगा। आपको पता चल गया होगा कि 1947 से लगभग 1996 तक आप कह सकते हैं कि अशोक स्तंभ का फोटो था नोट पे। नेक्स्ट है, वर्तमान में सबसे अधिक गैर निष्पादक संपत्तियां वाला बैंक कौन है? गैर निष्पादक संपत्तियां के बारे में आप लोग जान लीजिए। ये होता क्या है? ऐसी संपत्ति या फिर ऐसा ऋण जो बैंकों को 90 दिन तक किसी भी प्रकार का कोई भी राशि नहीं लौटाया गया हो। जैसे बैंक मुझे ऋण देता है और उस ऋण का ना ही कोई ब्याज ना ही किसी प्रकार का कुछ भी मैं 90 दिन तक अगर नहीं लौटाता हूँ तो वो जो संपत्ति आ जाएगी गैर निष्पादक संपत्ति के अंतर्गत आएगा। तो ये जो है जिस बैंक के पास ज़्यादा पैसा रहेगा वही बैंक ऋण ज़्यादा देगा और उसी को ऐसा होगा। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। यूएनआई यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर किसके लिए अनिवार्य है? ये अनिवार्य है शेयर बाज़ार में जो कारोबार करता है ना, हाँ, शेयर बाज़ार में खरीद बिक्री के लिए। किसके लिए? शेयर बाज़ार में खरीद बिक्री के लिए। जब आप शेयर मार्केट में आईडी बनाइएगा तो आपको यूएनआई नंबर दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। और ये नंबर जो है आपको ब्रोकर के द्वारा दिया जाएगा। किसके द्वारा? ब्रोकर के द्वारा आपको ये नंबर दिया जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मुद्रास्फीति के कारण निम्न में से किस वर्ग को लाभ होगा? तो मुद्रास्फीति देखिए, ये आपको बहुत बार आपको इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन होता होगा और बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। मैं आज क्लियर कर देता हूँ। मुद्रास्फीति का मतलब है सिर्फ महंगाई। बस इतना आप याद रखिए कि मुद्रास्फीति का मतलब है महंगाई। ठीक है, इतना समझ गए। अगर सोचिए कि ए है और ये बी है। ए जो है बी को रुपया दे दिया 5000। ठीक है, 5000 रुपया जो है बी को दे दिया और बी जो है अभी नहीं लौटा रहा है, इसको लौटाएगा अगले 10 साल बाद जाके लौटा रहा है। क्या कर रहा है? अगले 10 साल बाद जाके लौटा रहा है। तो इस 5000 रुपये की वैल्यू जो 2014 में थी, जो वैल्यू 2014 में थी इस 5000 रुपये की, क्या वो वैल्यू 2024 में भी रहेगी? नहीं रहेगी, क्योंकि महंगाई जो है वो बढ़ रही है। यहाँ पे मुद्रास्फीति जो है वो बढ़ रही है। तो महंगाई अगर बढ़ रही है तो रुपये की वैल्यू तो घटती जाएगी ना, जिसकी वजह से किसको घाटा हो जाएगा? तो जो दिया हुआ है उसको घाटा हो जाएगा और जो ले रखा है पैसा 5000 उसे फ़ायदा हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन समझिए, आसानी से आंसर आ जाएगा। मुद्रास्फीति के कारण किस वर्ग को लाभ होगा? किसे फ़ायदा होगा? तो जो ऋण ले रखा है उसे फ़ायदा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौद्रिक नीति के गुणात्मक उपकरण नहीं है? तो मौद्रिक नीति के गुणात्मक उपकरण नहीं है, ये पूछा जा रहा है। देखिए, सबसे पहले ये समझ लीजिए कि मौद्रिक नीति जो है वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है मात्रात्मक और दूसरा होता है गुणात्मक। क्या होता है? एक होता है मात्रात्मक और दूसरा होता है गुणात्मक। मात्रात्मक के अंतर्गत तो बहुत सारे आते हैं, लेकिन गुणात्मक के अंतर्गत सिर्फ 4 आते हैं। इसमें से आपको ऑप्शन में 3 दिया हुआ है, 1 नहीं दिया हुआ है। तो गुणात्मक के अंतर्गत जो 4 आते हैं वो आप लोग जान लीजिए। सीमांत आवश्यकता, साख की राशनिंग, प्रत्यक्ष कार्रवाई और चौथा हो जाएगा नैतिक दबाव। क्या हो जाएगा? नैतिक दबाव। लेकिन खुले बाजार की क्रियाएं जो है वो मात्रात्मक के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? एक बैंक से दूसरे बैंक में फंड हस्तांतरित करने की आधुनिक विधि राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फंड सेटलमेंट। एक सेकेंड, सेटलमेंट नहीं होना चाहिए, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। यहाँ पे ट्रांसफ़र होना चाहिए। ठीक है, अब क्या होना चाहिए? ट्रांसफ़र। बाकी सही है। तथा रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, हाँ ये जो है सही है। नेक्स्ट है,
एनईएफटी व्यवहारों के लिए न्यूनतम राशि सीमा 2 लाख, जबकि आरटीजीएस सुविधा के अंतर्गत हस्तांतरित किए जाने वाले धन की राशि की न्यूनतम सीमा नहीं होती। देखिए इसमें आप लोग इस बात को समझ लीजिए कि एनईएफटी की जो है ना उसकी कोई सीमा नहीं है, लेकिन आरटीजीएस की एक सीमा है, वो भी 2 लाख नहीं है, वो है 1.5 लाख। न्यूनतम कितना है? 1.5 लाख। तो ये पॉइंट जो है वो गलत हो गया। नेक्स्ट है आरटीजीएस व्यवहारों को पूरे दिन लगातार निपटाया जाता है, लेकिन एनईएफटी व्यवहारों को समूहों में निपटाया जाता है। आरटीजीएस जो है उसे पूरे दिन आप जब जाइएगा आरटीजीएस कीजिएगा, किसी एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र कीजिएगा तो वो उसी समय आपका काम कर देगा। लेकिन एनईएफटी जो है जब तक उसके पास 5-10 नहीं आता एनईएफटी वाला तब तक वो नहीं करता है। वो आपसे बैंक जाइएगा तो वो आपसे पैसा लेके रख लेगा, बोलेगा हम कर देंगे, तो एक साथ साइट खोलता है और एक ही साथ सबको क्लियर करता है। ठीक है, तो ये जो है सही है। नेक्स्ट है एनईएफटी व्यवहारों के लिए धन की अधिकतम सीमा, अभी मैंने आपको बताया था इसकी अधिकतम सीमा होती ही नहीं है। ठीक है, तो ये जो है ये भी गलत है, मतलब पहला और चौथा दोनों गलत है इसमें। नेक्स्ट, प्रच्छन्न बेरोजगारी यानी डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का सामान्यतः अर्थ होता है। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ होता है श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य है। पूंजी बाजार से आशय है शेयर बाजार। पूंजी बाजार से क्या आशय है? शेयर बाजार। यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को सम्मिलित कर लिया जाए तो यह बराबर होता है किसके? यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को सम्मिलित कर लिया जाए, यह किसके बराबर हो जाएगा? यह बराबर हो जाएगा आपको राजस्व घाटे के। किसके बराबर होगा? राजस्व घाटे के। नेक्स्ट है जीएसटी की विभिन्न दरों के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो जीएसटी की जो जो निर्णय लेगा अंतिम निर्णय उस जीएसटी परिषद को प्राप्त है। ठीक है, नेक्स्ट है सीमांत उपयोगिता हो सकती है किसमें? तो सीमांत उपयोगिता जो है धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, उपयुक्त सभी हो सकती है। ऐसा जमा खातों को क्या कहते हैं जिसमें जमाकर्ता एक निश्चित समय में 12, 24, 36 या 60 महीने के लिए प्रतिमास निश्चित रकम जमा करते हैं, उसे बोलते हैं आवर्ती जमा खाता। इंग्लिश में रिकरिंग अकाउंट करके कुछ बोला जाता है। नेक्स्ट है मांग। अच्छा, ये भी जान लीजिए, ये जो आवर्ती जमा खाता है इसमें ही सबसे ज़्यादा ब्याज दिया जाता है। ठीक है, तो मांग की लोच कितने प्रकार के होते हैं? तो मांग की लोच जो है वो 5 प्रकार के होते हैं। प्रतिनिधि सांकेतिक मुद्रा वह मुद्रा है जिसमें मुद्रा पर अंकित मूल्य तथा वास्तविक मूल्य क्या होता है? तो जिसमें मुद्रा पर अंकित मूल्य और वास्तविक मूल्य बराबर नहीं होता है उसे ही प्रतिनिधि सांकेतिक मुद्रा कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर नहीं है? तो कौन सा है जो अप्रत्यक्ष कर नहीं है? तो आयकर जो है वो अप्रत्यक्ष कर नहीं है। जनकपुर धाम संस्कृति महोत्सव। अब आ गया यहाँ से करंट अफेयर्स का क्वेश्चन। यहाँ से क्या आ गया? करंट अफेयर्स का कुल 25 क्वेश्चन। तो करंट अफेयर्स में कोई खास डिस्कशन होता नहीं है, इसके लिए हम सिर्फ आंसर बताते हुए आगे बढ़ेंगे, और जहाँ थोड़ा बहुत लगेगा वो हम बताते हुए आगे बढ़ेंगे। जनकपुर धाम सांस्कृतिक महोत्सव 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? इसका आयोजन जो है नेपाल में किया गया। राष्ट्रीय न्यायिक अकेडमी के नए प्रमुख कौन बने? तो राष्ट्रीय न्यायिक अकेडमी के नए प्रमुख हैं अनिरुद्ध बोस। कौन है? अनिरुद्ध बोस। और राष्ट्रीय न्यायिक अकेडमी की स्थापना जो है 1993 में की गई थी। कब की गई थी? 1993 में। डॉक्टर अंबेडकर की 134वीं जयंती कब मनाई गई? 134वीं जयंती जो है 14 अप्रैल को मनाया गया है। ठीक है, तो इनका जो डेट ऑफ बर्थ ओरिजिनल क्या है? तो 14 अप्रैल 1891 इनका जन्म है। नेक्स्ट, भारत सरकार के द्वारा 2024 से 25 के लिए कोयला उत्पादन लक्ष्य कितना निर्धारित किया गया? तो ये लक्ष्य जो है वो निर्धारित किया गया है 170 मिलियन टन। कितना? 170 मिलियन टन। जापान ने किस देश के साथ मिलकर अपने अंतरिक्ष यात्री को चंद्रमा पर भेजने का खुलासा किया है? तो जापान ने किस देश के साथ मिला हुआ है जापान? तो ये मिला हुआ है भारत के साथ। हाल ही में किसे राष्ट्रीय न्यायिक अकेडमी का निदेशक नियुक्त किया गया था? अनिरुद्ध बोस को अभी जस्ट मैंने बताया, और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1993 में। हाल ही में किस देश ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया है? तो वो कौन सा देश है? वो देश है आपका ईरान। कौन सा देश है? ईरान है। हाल ही में नरेंद्र मोदी मैगजीन न्यूज़ वीक के कवर पेज पर छपने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री, अच्छा कौन से नंबर के भारतीय प्रधानमंत्री बने, ये पूछा जा रहा है। ये जो है दूसरे बने। कौन बने? दूसरे। और आप पूछिएगा फिर पहले कौन थे? तो पहले थे आपका इंदिरा गांधी। कौन थे? इंदिरा गांधी। अच्छा, ये है क्या आखिर? न्यूज़ वीक के कवर, ये एक मैगज़ीन है, और ये मैगज़ीन नॉर्मल मैगज़ीन नहीं है। मैगज़ीन जो है अमेरिका का मैगज़ीन है। कहाँ का? अमेरिका का मैगज़ीन। और इसके ऊपर कवर पेज पे फ़ोटो आना एक बहुत बड़ी बात होती है किसी भी देश के लिए।
हाल ही में अमेरिका, जापान और फिलीपींस की पहली त्रिपक्षीय बैठक की मेज़बानी किसने की? तो पहली त्रिपक्षीय बैठक की मेज़बानी जो है अमेरिका ने किया है। लॉरेंस वोंग किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो लॉरेंस वोंग जो है वो सिंगापुर के प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निदेशक के रूप में फिर से किसे चुना गया है? पहले भी क्रिस्टलिना जॉर्जीवा ही थे और वर्तमान में फिर से भी क्रिस्टलिना जॉर्जीवा को ही चुना गया है। नेक्स्ट है, नाइफ संस्मरण किसके द्वारा लिखा गया है? तो नाइफ संस्मरण जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है सलमान रश्दी के द्वारा। किसके द्वारा? सलमान रश्दी के द्वारा। डीआरडीओ एवं भारतीय सेना ने स्वदेशी मेन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हथियार परीक्षण का सफल परीक्षण कहाँ किया? हथियार का सफल परीक्षण कहाँ किया है बताइए? तो इसका सफल परीक्षण किया है पोखरण राजस्थान में। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने किस देश को 35 एम्बुलेंस और 66 स्कूल बसों को उपहार में दे दी है? वो कौन सा देश है बताइए जिसको 35 एम्बुलेंस और 66 स्कूल बस उपहार में दिया गया भारत सरकार के द्वारा? तो वो देश आपका हो जाएगा नेपाल। T20 मैच में 500 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने? तो T20 मैच में 500 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा। नेक्स्ट है, माइकोसा अलेवाना का संबंध किस देश से है जिन्होंने डिस्कस थ्रो में नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो माइकोसा अलेवाना का संबंध जो है वो किस देश से? वो है लिथुआनिया से। ISSF फाइनल ओलंपिक क्वालिफिकेशन चैंपियनशिप में पलक गुनिया ने कौन सा मेडल जीता है? तो कौन सा मेडल जीता है बताइए? फिर से पढ़ देते हैं। ISSF फाइनल ओलंपिक क्वालिफिकेशन चैंपियनशिप पलक गुनिया ने कौन सा मेडल जीता है? तो पलक गुनिया जो है वो ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। नेक्स्ट, मेनिंजाइटिस के लिए टीका लगाने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो मेनिंजाइटिस के लिए टीका लगाने वाला पहला देश बन गया है इसमें से नाइजीरिया। AM ट्यूरिंग पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया? अच्छा ये जान लीजिए कि ट्यूरिंग पुरस्कार आखिर संबंधित किससे? तो ट्यूरिंग पुरस्कार जो है वो संबंधित है कंप्यूटर के क्षेत्र से। किससे? कंप्यूटर के क्षेत्र से संबंधित है। और ये जो दिया गया है किसे दिया गया है बताइए? ये देगा AP विगडसन। किसको? AP विगडसन। नेक्स्ट है, भारत में मालवा मुक्त अंतरिक्ष मिशन हासिल करने का लक्ष्य कब तक रखा है? तो भारत ने मालवा मुक्त अंतरिक्ष मिशन का लक्ष्य रखा है 2030 तक। कब तक? 2030 तक। भारत में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में कुल कितने पदक जीते? तो 2024 में जो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप हुआ है उसमें भारत जो है वो जीता है 9 पदक। हाल ही में किसे लता मंगेशकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? अमिताभ बच्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 में किसको विजडन के विश्व अग्रणी क्रिकेटरों में नामित किया गया है? तो वो कौन हो जाएंगे इनमें से? तो इनमें से हो जाएंगे आपके उपयुक्त दोनों यानी पैट कमिंस और नेट साइबर दोनों को। हाल ही में किस धावक ने बोस्टन मैराथन 2024 के पुरुष वर्ग का खिताब जीता है? कौन सा है इसमें से? तो इनमें से आपका हो जाएगा CI लेगमा। कौन हो जाएगा? CI लेगमा। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी लास्ट क्वेश्चन इस सेट का हो जाएगा, यूरोपीय गर्ल्स गणितीय ओलंपियाड 2024 में भारत ने कितने सिल्वर मेडल जीते हैं? तो भारत ने कुल 2 सिल्वर मेडल जीते हैं। आज का सेट यही समाप्त हो गया। आशा करता हूँ सेट पसंद आया होगा। सेट पसंद आया है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका PDF चाहिए और सर के द्वारा जो पढ़ाया जाता है जिसे मैं खुद से नोट बनाता हूँ वो नोट चाहिए तो आपको पेड ग्रुप में ज्वाइन होना पड़ेगा। पेड ग्रुप में चार्ज है मात्र 11 रुपये। टेलीग्राम पे आके आप मुझे मैसेज कीजिएगा, पहले बात कर लीजिएगा, बात करने के बाद मैं आपको QR दूंगा, फिर आप वहाँ पे 11 रुपये पे कीजिएगा, फिर आपको पेड ग्रुप में ज्वाइन कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।